नमस्कार दोस्तों, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनम्रता पाठक तहे दिल से आपको नमस्कार करती हूँ। और आज बच्चों में आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहती हूँ जिसके प्रति मेरे हृदय में थोड़ी तकलीफ़ भी हुई और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसा क्या बताने जा रही हूँ जिससे कि आप लोग को भी बिलीव नहीं हो रहा होगा कि मैडम क्या कहना चाहती हैं। मैं अपना पर्सनल अनुभव आपसे शेयर करूंगी। ना ही मैं संस्था का नाम बता रही हूँ, ना ही मैं बच्चों का नाम बता रही हूँ, ना ही मैं कुछ ऐसा बता रही हूँ जिससे कि किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो। लेकिन आज जो हुआ है उस बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है। अपने मातृभाषा हिंदी के प्रति जो भावना बच्चों के हृदय में या आम जनता के हृदय में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी मातृभाषा को सहृदय स्वीकार करके उसे बहुत अच्छे से जानने की आवश्यकता है। 9th और 10th के बच्चों से मैंने स्वर व्यंजन वर्णमाला पूछा। मुझे बहुत दुख हुआ बच्चों कि उन बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये वीडियो बनाई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को पसंद भी करेंगे। और जहाँ कहीं आपको ऐसी कोई कमी नज़र आती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ना ही मैं कोई नोट्स बताऊंगी आपको, ना ही मैं कोई ऐसी चीज़ बताऊंगी, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो सब कुछ आपको पता है। ज़रूरत है तो बस इतनी कि आप उसको रिवाइज़ नहीं करते, आप उसे जानना नहीं चाहते। इसलिए आप उसको एक बार पढ़िए और आपको सारी जानकारी है उसके बारे में। बच्चों, मैंने टॉपिक लिया है वर्ड विचार। वर्ड विचार, वर्ड का मतलब है अक्षर और विचार। आइए उस पर विचार करते हैं। हमारी जो हिंदी जो भाषा है, हमारी भाषा के व्याकरण को जानने के लिए इन 3 तत्वों का जानना बच्चों बहुत ज़रूरी है। वर्ड, शब्द और वाक्य। जब हमें इनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम आगे किसी भी तरह का अध्ययन अपनी भाषा में नहीं कर सकते, यानी हिंदी में नहीं कर सकते। वर्ड, शब्द और विचार। बच्चों, भाषा जो हमारी भाषा है यह एक वैज्ञानिक भाषा है और इसको जानने के लिए, इसको समझने के, हिंदी में उच्चारण करने के लिए, हिंदी के शुद्ध रूप को जानने के लिए व्याकरण या विचारों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले विचार करते हैं हम वर्ड पे। वर्ड क्या है मेरे बच्चों? वर्ड भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, वर्ड भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो सके। छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो सके, यानी जिन्हें और छोटे भागों में न बांटा जा सके, न हो सके। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिनके और छोटे टुकड़े न हो सके या जिनको और छोटे भागों में न बांटा जा सके। जैसे क, अ, यानी जो वर्ड है इनको हम 2 रूपों में जानते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ड 2 तरह के होते हैं बच्चों, स्वर और व्यंजन। और ये जो 2 तरह के स्वर और व्यंजन हैं ये वर्णमाला का रूप है। वर्णमाला देखिए, वर्णमाला, वर्णमाला के जहाँ वर्णों की माला पिरोई हुई, यानी वर्णों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का ऐसा समूह जो नियम के अनुसार चल रहा हो, या वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। लिखने को तो हम अ लिख दें, म लिख दें, प लिख दें, ध लिख दें, ये भी वर्ड है मेरे बच्चों। लेकिन जहाँ अ से अह तक और क से ज्ञ तक की वर्णमाला, यानी अ से ज्ञ तक की जो वर्णमाला
क्रमबद्ध समूह से लिखी होती है वह वर्णमाला कहलाती है। इनको बच्चों हमने दो रूपों में बांटा है। दो रूप, अ से ज्ञ तक की जो वर्णमाला है बच्चों, इनको हमने दो रूपों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है मेरे बच्चों? वर्णमाला अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ये स्वर है बच्चों। वर्णमाला के दो रूप हैं, स्वर और व्यंजन। ये स्वर है। व्यंजन, व्यंजन है क से ज्ञ तक। व्यंजन क से ज्ञ तक का। अब इसमें एक चीज और आएगी मेरे बच्चों, स्वर। स्वर के कितने रूप हैं? मूल स्वर और दीर्घ स्वर, जिसको ह्रस्व भी बोलते हैं। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। मूल स्वर मेरे बच्चों ये होते हैं अ, ई और उ। अ, ई और उ, जिनका उच्चारण कम से कम समय में होता है। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, मैं इसे आपको किसी नोट्स बनाने या किसी बहुत मेहनत करने के रूप में नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये आप भूल चुके हो, और आगे कहीं भी किसी भी तैयारी के लिए आप पढ़ाई करते हो, अपने कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए करते हो, तो वहाँ हर जगह ये आपको प्रयोग में आएंगी। सिर्फ मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही है। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर अ, ई और उ। आ, ई और उ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है मेरे बच्चों? जिनका उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे, यानी जिनका उच्चारण कम से कम समय में हो जाए वो ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय जहाँ लगे वह दीर्घ स्वर होता है। और प्लुत स्वर, जिसका उच्चारण करने में 3 गुना या उससे अधिक समय लगे वह प्लुत स्वर होता है। एक संयुक्त स्वर भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यंजन तो संयुक्त हमने पढ़ा था, लेकिन ये स्वर संयुक्त कहाँ से आ गया? संयुक्त स्वर भी है मेरे बच्चों, जैसे अ प्लस ई से मिलकर बना है आपका ए, ये संयुक्त स्वर है। अ और उ से मिलकर बना है आपका औ, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। इसमें ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। अयोग वाह में जो साथ रहकर भी साथ न होकर भी साथ दें वो अयोग वाह कहलाते हैं। जैसे अंग और अह जो आपके स्वर हैं। मैं एक टेबल बनाती हूँ और आप उस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वह आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। देखिए मेरे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। मूल स्वर क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका उच्चारण कम से कम समय में होता है वह मूल स्वर है। जिसका उच्चारण ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लेता है वह दीर्घ स्वर है। जिसके उच्चारण में 2 स्वरों का मेल होता है वह संयुक्त स्वर है। अयोग वाह जो साथ न होकर भी साथ दे वह अयोग वाह होता है। इसमें आपका आ गया मेरे बच्चों अ, ई और उ। इसमें आपका आ गया आ, ई और उ। संयुक्त स्वर में आया ए, ऐ, ओ, औ। और अयोग वाह में आपका आया अंग और अह। अंग जो नासिका से उच्चारण होता है, और अह जिसका उच्चारण ह के रूप में होता है, जिसको हम विसर्ग भी बोलते हैं। अब जो आपके स्वर हैं इनकी संख्या 11 है।
मूल स्वर, पहले तो ये 4 भेदों में बटे हुए हैं जो स्वर हैं आपके, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और अयोगवाह। आइए अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? एक चीज़ मेरे बच्चों में आपको और बता दूं कि स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनकी उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वह स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन मेरे बच्चों वो है, व्यंजन आपका जिनके उच्चारण के लिए स्वर वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती है। स्वर वर्ण से मतलब मेरा बच्चों मेरे ये है कि अस्वर हर एक व्यंजन में जुड़ा होता है। व्यंजन आपका है क से क, ख, ग, घ, ये हमारे व्यंजन रूप है बेटा। ये हमेशा इनके टुकड़े हो सकते हैं। अभी हमने पढ़ा वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं? जिनकी और भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न हो सके। इसके नीचे अगर हम हलंत लगा देते हैं इसका मतलब ये आधा है, पूरा नहीं है। ये पूरा कब होगा मेरे बच्चों? जब इसमें अस्वर जुड़ा होगा, यानी व्यंजन वर्णों का उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से होता है। तो आइए व्यंजन के भेद को पढ़ते हैं। व्यंजन के भेद हैं बच्चों स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इसके भी 4 भेद हैं। स्पर्श, जिसका आप अर्थ समझ रहे होंगे, स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना। स्पर्श व्यंजन, जब मुख के अंदर से निकलने वाली वायु जिह्वा से टकराती है और मुख के अंदर ही कई भागों को स्पर्श करती है, उसके माध्यम से जिस वर्णों का उच्चारण होता है वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या बच्चों 25 यानी 25 होती है। यह क से म तक के वर्ण हैं, यानी अपने वर्णमाला में क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और हर एक व्यंजन में, यानी जो क से म तक के व्यंजन हैं, यह 5 भागों में बटे हुए हैं और हर एक भाग में 5-5 अक्षर होते हैं। जैसे अब आप देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, ये 5 भागों में बटे हुए हैं और इन 5 भागों में हर एक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। त वर्ग में त, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग हैं। इनकी कुल संख्या बच्चों है 25। ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब स्पर्श व्यंजन में ये आते हैं, क्यों आते हैं, आइए इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण स्थान है मेरे बच्चों, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। यानी जब हमारे मुख से वायु, अंदर से वायु निकलती है वो कंठ से टकराती है, कंठ से टकराती हुई निकलती है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है मेरे बच्चों कंठ। च वर्ग का आप उच्चारण करके देखिएगा, क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है मेरे बच्चों? तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। च, छ, ज, झ, ञ का उच्चारण करके देखिए। च, छ, ज, जिह्वा जो है वो आपकी बार बार ऊपर तालु में टच होती है और उसका उच्चारण स्थान, यानी जब मुख से निकलने वाली वायु जिह्वा से टकराकर जहाँ को, जिस स्थान को छूती है वही उसका उच्चारण स्थल या स्थान होता है। तालु, तालु च वर्ग का उच्चारण स्थान हुआ। त वर्ग का उच्चारण स्थान मेरे बच्चों हो गया मूर्धा। आप उच्चारण करके देखिए, आपकी जिह्वा जो है वो टर्न होके, घूम के फिर उच्चारित करती है अक्षरों को, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। त वर्ग का उच्चारण स्थान है मेरे बच्चों दंत।
यानी जब आपकी जीवा मुख के भीतर आपके ऊपर वाले दांतों को बार बार छूती है। त थ ध ध न। मेरे साथ साथ आप भी उच्चारण करिए और ये देखिए कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं, कि जिन वर्णों का आप उच्चारण कर रहे हैं जीवा उन स्थान को छू रही है या नहीं छू रही है। तो त वर्ग का उच्चारण करते समय मेरे बच्चों आपकी जो जीवा है वो बार बार दांत के ऊपरी भागों को टच करती है, यानी ये दंत है। नेक्स्ट आपका है प वर्ग, इसका उच्चारण स्थान है मेरे बच्चों ओष्ठ। आप क से ज्ञ तक की वर्णमाला पढ़ लीजिए, कहीं भी आपका मुंह बंद नहीं होगा। लेकिन प वर्ग में प फ भ भ म, इन 5 अक्षरों को जब भी आप बोलेंगे हर बार आपका मुंह बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। होठों से आप बोलते हैं प फ ब भ म, प फ ब भ म, यानी आपके होठ बार बार चिपकते हैं और उठते हैं। तो मेरे बच्चों क वर्ग यानी ये 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों को में हर एक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं और इसकी संख्या 25 है और इनका उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये तो हो गए मेरे बच्चों आपके स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन, जहाँ पर अंतर से बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या मेरे बच्चों है 4। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य, र, ल, व। आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इनकी संख्या भी मेरे बच्चों 4 है, श, स और ह। श, स और ह, इनकी संख्या भी 4 है। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख के अंदर से गर्म वायु बाहर निकलती है, वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अंत में आपका है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त का मतलब होता है जुड़े रहना, एक साथ जुड़े रहना। जो जुड़े हैं वह संयुक्त यानी मिलकर रहना। अब व्यंजन, अब तक हमने क्या पढ़ा कि व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन संयुक्त है, यानी 2 व्यंजन एक साथ मिले हुए हैं। जब 2 व्यंजन एक साथ मिले हुए हैं तो वो संयुक्त व्यंजन हो गए हैं। और आइए देखते हैं मेरे बच्चों कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं और किन किन अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं। तो क और श, इनकी संख्या भी मेरे बच्चों 4 है। श, त्र, ज्ञ और स्र, इनकी संख्या भी 4 है। ष किससे मिलकर बना है? क और षटकोर श से। ये हो गया छ, क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष। त्र, त और र से मिलकर ये बना है त्र। ज्ञ, ज और ञ से मिलकर बना है आपका ज्ञ। नेक्स्ट है श्र। श्र, श, बड़े श से, बड़ा श, र और अ मिलकर बना है श्र। यानी मेरे बच्चों ये है आपका संयुक्त व्यंजन। सीबीएसई ने एक नया पैटर्न दिया है। उस पैटर्न में उन्होंने एक नई चीज़ व्यंजन के रूप में बताई है मेरे बच्चों, जिसमें नवनिर्मित या नवनिर्मित व्यंजन दिए गए हैं। उन व्यंजनों का अध्ययन हमने पहले भी किया है, लेकिन अब उन्होंने बताया है उसमें क्या है मेरे बच्चों, जो गोल वर्ण जैसे ढ़, ढ़, इन वर्णों को बताया गया है। ढ़ और ढ़ आदि कई व्यंजन हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं व्यंजन में कि जब इनका विच्छेद होता है, यानी वर्ण विच्छेद का अलग से मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, लेकिन वर्ण विच्छेद होता है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों कि जहाँ पर आपके संयुक्त व्यंजन आते हैं वहाँ पर आप इन व्यंजनों का भी विच्छेद करोगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि क्ष, अब तक हम जब वर्ण विच्छेद करते हैं मेरे बच्चों तो हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें क्षमा का वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है। क्षमा का वर्ण विच्छेद हम कैसे करते हैं? ऐसे अगर ये कर दिए तो ये गलत हो जाएगा। वर्ण विच्छेद करना है हमें।
अगर हमने इसके आगे हलंत लगा दिया, इसके नीचे हलंत लगा दिया, तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है। दो व्यंजन जुड़े हैं तो ये आधा नहीं हो सकता। तो इसका विच्छेद हमको क और श के साथ करना है। इस बात का मेरे बच्चों ध्यान हमेशा रखिएगा। तो हमने देखा बच्चों स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों में स्वर के भी 4 भेद पढ़ लिए हमने और व्यंजन के भी 4 भेद। एक चीज़ और मैं बताऊं मेरे बच्चों कि जो स्वर है उसमें जो अयोग वाह है उसके भी 2 भेद हैं। अयोग वाह हमने पढ़ा था, अयोग वाह, अयोग वाह के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक क्या है? अनुस्वार वह वर्ड हैं बच्चों या वह शब्द होते हैं जिसमें ऊपर अंग की बिंदी लगाई जाती है, जैसे कंठ, कंठ, बंदर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमने अभी उच्चारण स्थान पढ़ा, तो अनुस्वार या अनुनासिक के साथ जो भी बिंदी लगती है आपकी, वह उसके साथ नासिका का उच्चारण हो जाता है। जैसे कंठ है, कंठ का उच्चारण स्थान जो है, क का उच्चारण स्थान हमारा है कंठ, और इस पे बिंदी लगी हुई है, या बिंदी जो होती है वह किसका रूप हो जाएगा? नासिका का रूप हो जाएगा। तो इसका उच्चारण स्थान मेरे बच्चों क्या होगा? कंठ और नासिका। यानी जो इस वर्ग के साथ हम अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग करते हैं उसका उच्चारण स्थान नासिका के साथ जुड़ जाता है। अनुनासिक है मेरे बच्चों जहाँ पर चंद्र बिंदी लग जाती है, जैसे चांद, आँख आदि। इस तरह के जो व्यंजन यानी जहाँ चंद्र बिंदी लगती है वह अनुनासिक होता है, और जहाँ पर सिर्फ अंग की मात्रा होती है वह अनुस्वार होता है। आइए अब इन्हीं वर्णों का उच्चारण 2 रूपों में होता है, सघोष और अघोष। एक चीज और है इसमें, सघोष और अघोष। सघोष और अघोष क्या है मेरे बच्चों? जब स्वर तंत्रियों में जिन वर्णों का उच्चारण करने में कंपन होता है, जहाँ पर स्वर तंत्रियों के अंदर या उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वह सघोष कहलाता है, और जहाँ पर साधारण तौर पे उनका उच्चारण हो जाता है वह अघोष कहलाता है। अब आइए इनका भी उच्चारण देखते हैं। घोष का अर्थ है मेरे बच्चों नाद या गूंज। घोष किसे कहते हैं? सघोष। जो घोष के साथ, गूंज के साथ जिनका उच्चारण हो वह घोष कहलाता है। जैसे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु में कंपन होता हो, गूंज होती हो, नाद होता हो, ऐसे वर्णों का उच्चारण जहाँ पर होता है वह घोष कहलाते हैं। यह सभी वर्ग के, अभी मैंने आपको बताया कि 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्गों में 5-5 अक्षर होते हैं। तो इन ये जो सघोष वर्ड है आपका, सघोष जो है, इसके अंतर्गत सभी वर्गों के अंतिम के 3-3 अक्षर आते हैं। जैसे क वर्ग है, क वर्ग में क ख ग घ अंग आता है, तो ग घ और अंग वह किसके अंतर्गत आएगा? सघोष के अंतर्गत। ग घ अंग। च छ ज झ ञ, इसमें आपका ज झ और ञ आएगा। ट ठ ड ढ अड़, तो ड ढ अड़, ड ढ अड़, ये आपका आएगा सघोष में। इसी तरह करके 5 वर्गों के अंतिम के 3-3 वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं, और इसके अलावा जितने वर्ड हैं अ से अह तक, ये सारे भी सघोष के अंतर्गत ही आते हैं, अर्थात इनकी संख्या 30 है। इनकी संख्या 30 है, और 5 वर्गों के अंतिम के 3 वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका है अघोष। सीधा सा अंतर मेरे बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको? सघोष यानी जो गूंज या नाद के साथ हो। अघोष का मतलब है इन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु में कंपन नहीं होता, यानी कोई गूंज नहीं होती, कोई कंपन नहीं होता,
तो वह अघोष कहलाते हैं। इनकी संख्या मेरे बच्चों होती है 13 और ये पांचों वर्गों के शुरुआत के दो दो वर्ड आते हैं। इसके अंतर्गत पांचों वर्गों के शुरुआत के दो दो वर्ड आते हैं और इनकी संख्या मेरे बच्चों कितनी है? 13 है। इनकी संख्या 13 होती है। जैसे हम क ख ग, इसमें क ख फिर च और छ फिर ट और ठ, इस तरह करके इसमें पांचों वर्गों के शुरुआत के दो दो वर्ड आते हैं। यानी सघोष में पांचों वर्गों के अंतिम के 3 वर्ड आते हैं और अघोष में पांचों वर्गों के शुरुआत के दो दो वर्ड आते हैं। क्लियर हुआ? आगे हम पढ़ते हैं आपका श्वास वायु के आधार पर, यानी ये प्राण वायु के आधार पर जो हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे श्वास वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। आइए उनको परिभाषित करते हैं। श्वास वायु के आधार पर मेरे बच्चों, श्वास वायु के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण या जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा कम मात्रा में बाहर आती है या कम मात्रा का प्रयोग होता है, वह अल्प प्राण कहलाते हैं। इसमें मेरे बच्चों प्रत्येक वर्ग के, यानी जो 5 वर्ग हमारे हैं, उन प्रत्येक वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें अक्षर आते हैं। अल्प प्राण में जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं वह प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ड का अध्ययन होता है। 5वें वर्ड का अध्ययन होता है। इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे मेरे बच्चों? क, ग और अंग। अब च, छ, ज, झ, ञ में आएगा च, ज और ञ। ऐसे ही ट, ठ, ड, ढ में आएगा ट, ड और अड़। यानी इस तरह से और जितने भी स्वर हैं ये सारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें अक्षर और सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चों महाप्राण। महाप्राण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के अंदर से प्राणवायु जो है वो अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, वह महाप्राण है। इसमें दूसरे और प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ड आते हैं। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ड आते हैं। जैसे आपका क, ख, अंग इसमें आ गया, तो इसमें क्या, सॉरी यहाँ ग आएगा मेरे बच्चों। क, ग और अंग, इसमें आएगा ख और घ। च, छ, ज, ज में छ और झ, यानी दूसरा और चौथा। पहले में मेरे बच्चों पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण में। महाप्राण में आपका आएगा दूसरा और चौथा वर्ड। इसके बाद मेरे बच्चों है मात्रा। हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा, स्वर और व्यंजन के साथ हमने मात्रा नहीं पढ़ी। मात्रा क्या है? स्वर का प्रयोग। हमने ये तो पढ़ा कि स्वर का प्रयोग मतलब व्यंजन का जो उच्चारण है वह स्वर की सहायता से होता है, लेकिन मात्रा क्या है मेरे बच्चों? मात्रा वह है कि स्वर का प्रयोग जब हम व्यंजन के साथ करते हैं, स्वर का प्रयोग जब हम व्यंजन के साथ करते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है। स्वर का प्रयोग जब हम व्यंजन के साथ करते हैं, बच्चों ये मेरे स्वर हैं, कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, वी, ए, ऐ, ओ, औ, औ और आह। इनका प्रयोग जब हम बच्चों व्यंजन के साथ करते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है। जैसे अ तो सभी स्वर में जुड़ा हुआ है, इसका कोई रूप परिवर्तित नहीं होता।
आ, अगर इसको व्यंजन के साथ प्रयुक्त करें तो इस रूप में आएगा। ई ऐसे हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा ये होती है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, ए है, ओ, औ, अंग और अह। इनका प्रयोग जब हम व्यंजनों के साथ करते हैं तो ये इनके चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होने लगते हैं, यानी ये जो चिन्ह है यही मात्रा है। स्वर का प्रयोग, मात्रा मेरे बच्चों क्या है? स्वर का प्रयोग जब हम व्यंजन के साथ करते हैं, स्वर का प्रयोग जब व्यंजन के साथ होता है, जब व्यंजन के साथ होता है तो स्वर का रूप बदल जाता है, तो स्वर का रूप बदल जाता है। उस बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। उस बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वर का प्रयोग जब व्यंजन के साथ हो तो स्वर का रूप बदल जाता है और उस बदले हुए रूप को बच्चों हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। यानी सभी स्वरों के चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है, जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, इस तरह की जितनी भी मात्राएं होती हैं वह स्वर का परिवर्तित रूप होता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? एक ही जैसे वर्ड की आवृत्ति जब दो बार हो और पहला स्वर रहित हो वह द्वित्व व्यंजन होता है। एक ही जैसे वर्ड की आवृत्ति एक साथ हो और पहला वर्ड स्वर रहित हो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे द्वित्व व्यंजन, जैसे कच्चा, यहाँ च वर्ड की आवृत्ति एक साथ हुई है और एक स्वर रहित है, एक स्वर सहित है। बच्चा, बल्ला, इस तरह के जो वर्ड आते हैं बच्चों वह द्वित्व व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट आपका है आप वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण विच्छेद मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं आपको अलग से एक बार और समझा दूं। वर्ण विच्छेद है मेरे बच्चों कि जब किसी भी शब्द को टुकड़े टुकड़े करके हम अलग कर दें, पृथक कर देना, बिल्कुल अलग कर देना, यानी वर्णों को इतना अलग कर देना कि उन वर्णों के और भी टुकड़े न हो सकें, तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे शारदा, यह एक शब्द है मेरे बच्चों, शारदा। अगर इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो कैसे करेंगे? श, आ, र, अ, द और आ। इसमें सभी अलग हो गए, श, आ, र, अ, द और आ। शारदा। परिवर्तन, परिवर्तन, प, र, अब इसमें एक चीज देखिएगा, आपका जो र का रूप है परिवर्तन में, जो र का रूप है यह स्वर रहित है। स्वर रहित र जब किसी व्यंजन के साथ प्रयोग होता है तो हमेशा उसके ऊपर लगता है, अपने आगे वाले व्यंजन के साथ। स्वर रहित र जब किसी भी व्यंजन अपने आगे वाले व्यंजन के साथ प्रयोग होता है तो हमेशा उसके ऊपर लगता है, तो यह परिवर्तन। तो यहाँ आपने देखा होगा र और त एक साथ मैंने लिखे हैं, जिसके बीच में विस्वर नहीं आया है, अर्थात र स्वर रहित है। इस तरह से हर एक अक्षर को अलग कर देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।